उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से शिक्षा का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार किस तरह से सरकार काम कर रही है, इसी पर विस्तार से बातचीत की हमारे सहारनपुर मंडल ब्यूरो रिहान अली ने मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष उपदेश राणा से। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो शिक्षा की प्रणालियाँ होती हैं, जो शिक्षा की पद्धतियाँ होती हैं, या हमारा जो शिक्षा का सिलेबस होता है, शिक्षा का हमारा जो कंटेंट होता है, वही हमारा तय करता है कि आने वाला जो है हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। क्या आज मौजूदा समय में आधुनिक शिक्षा लाभदायक है या नहीं है, या आने वाले भारत का जो भविष्य है वो आधुनिक शिक्षा से कितना ब्राइट होगा, कितना आने वाले बच्चों का जो है फ्यूचर, जो शिक्षा की इस समय दिशा और दशा और जो हालत है, और जो भी सरकार नई प्रणालियां बना रही है, नई पद्धतियां बना रही है, वो आने वाले दौर में कितनी मुफीद साबित होगी। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ है माननीय श्री उपदेश राणा जी हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और लगभग सन 1985 से जो है शिक्षा से जुड़े हुए हैं। एक लंबा तजुर्बा जो है सर ने शिक्षा में लिया हुआ है। तो सर से हम आज इन्हीं सारे सवालों पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कमियां हैं जो हमें एजुकेशन से इस समय निकालनी होगी, अपडेट करनी होगी, और क्या वो चीजें हैं जो एजुकेशन में डाल करके हम अपनी एजुकेशन को और बेहतर बना करके अपने भारत के बच्चों को और उनको नई शिक्षा नीति दे करके, नई शिक्षा दे करके और शिक्षा क्रांति ला करके भारत को एक नए पथ पे अग्रसर कर सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन 24 न्यूज पर। ओके। सर मुझे ये बताइएगा कि आप 1985 से जो है वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत गहरा आपका जुड़ाव और अनुभव रहा है। सर आपने क्या देखा है 1985 से लेकर के 2021 तक में शिक्षा में आपने क्या बदलाव देखे हैं? 1985 की जो शिक्षा थी वो शिक्षा देश प्रेम से ओतप्रोत, नैतिक मूल्यों पर आधारित और संस्कारवान थी। वहाँ बच्चा जब पढ़ता था तो उसको पता था कि जो मुझको पढ़ाने वाला है, सिखाने वाला है, वो गुरु मेरे लिए माता पिता से भी बढ़कर है। अगर मेरे लिए कोई भी सर्वोपरि है तो मेरा गुरु है। और बच्चा मान सम्मान, नैतिक मूल्य, देश प्रेम, सब चीज़ों की शिक्षा प्राप्त करता था। वो शिक्षा आधार शिक्षा थी। उस शिक्षा को पढ़कर बच्चा जीने का तरीका सीखता था। और शिक्षा का अगर मैं सही अर्थ निकालूं तो किताबी ज्ञान को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। समाज में जीने का सलीका, व्यवहार, सच्चाई, किस प्रकार से हम लोगों से बात करें, किस प्रकार हम समाज में जिएं, हमारा देश और समाज के प्रति क्या दायित्व है, उन सब चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ सामने निकल कर आई वही उस समय की शिक्षा की एक परिभाषा थी। सर जैसा आपने बताया है कि ये जो बदलाव है ये आज 2021 तक आ गया। सर क्या क्या वजह है, क्या कारण है सर, हमारा जो शिक्षा को हम लोग देखते हैं, किन कारणों से सर ये सब हो गया? आजकल जो बच्चों के माँ बाप, अधिकतर बच्चों की माताएं में जो ट्रेंड इंग्लिश मीडियम का आया, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगर हम किसी अलग स्टेट में जाते हैं तो वहाँ हमें हो सकता है कि हमारी हिंदी वो लोग ना जानते हों, वो उनकी अपनी अलग भाषा होगी, वो हम जिस भाषा में उन्हें बताना चाहते हो वो हमारी वो भाषा ना समझते हों, क्योंकि हर अपने प्रदेश की अपनी अलग अलग भाषा है। गुजरात जाएंगे गुजराती होगी, पंजाब जाएंगे पंजाबी होगी, आंध्रा की अपनी अलग भाषा है, तमिलनाडु की तमिल भाषा है, बंगाल की बंगाली है, कर्नाटक की कन्नड़ है। तो हम जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ की भाषा अलग अलग होगी। और एक प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चे को सब तरह की भाषाएं सीखना शायद मुश्किल हो, इसलिए अंग्रेजी एक ऐसी कॉमन भाषा है जिसको पढ़कर हम कहीं भी जाकर अपनी बात दूसरों को बता सके और दूसरों की बात सही प्रकार से समझ सके। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि हम अंग्रेजी पढ़ने के लिए अपने जो हमारी दूसरी नॉलेज है, दूसरे सब्जेक्ट हैं, उन सब का को बिल्कुल त्याग दें और हम गिने चुने कुछ सैकड़ों शब्दों का रेक्टिफिकेशन करके और ये मान लें कि हम अंग्रेजी में बहुत बड़े पारंगत हो गए हैं,
ये सब चीज़ें आज की शिक्षा में नज़र आ रही हैं, जो कि भविष्य में आने वाले समय के लिए नुकसानदायक। सर अगर पूर्व की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, तो बच्चों पे जो है वो सीखने के दो ही साधन होते थे। स्कूल में मतलब गुरुजन, जहाँ जहाँ भी उनकी शिक्षा चलती थी, और उसके बाद उनके पेरेंट्स। लेकिन सर आज जो है, जब से संचार क्रांति आई है, जब से सोशल मीडिया का जो दौर चला है, तब से बच्चे काफ़ी अपडेट हो गए हैं। तो सर जो एक चीज़ होती थी स्कूल्स के अंदर, जो संस्कार संस्कृति, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आज असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर क्या वजह है कि बच्चा उन सारी चीज़ों को क्यों भूल रहा है? आजकल जो नेटवर्किंग ज़माना आया, और पहले तो बच्चे को ख़राब किया टीवी संस्कृति ने। फिर टीवी के बाद एलईडी संस्कृति आई। पहले बच्चा पढ़ता था, पढ़ने के बाद अपना 2-3 घंटे खेलता था। खेलने के बाद उसका स्वास्थ्य सही होता था। जिसका स्वास्थ्य सही होगा उसका मन सही होगा, वो मानसिक तौर से स्वस्थ होगा। तो जब टीवी संस्कृति आई तो बच्चे मानसिक तौर से बीमार रहने लगे। जो उनका खेलने का समय था वो उन्होंने टीवी में लगाना शुरू कर दिया, और टीवी संस्कृति को जैसे कैसे करके हमारे बच्चे झेलते रहे। और झेलने के बाद जब से मोबाइल संस्कृति आई, अभी तो मैं देखता हूँ कि 2 साल 1 साल का बच्चा बिना मोबाइल, अगर उसकी मम्मी उसको खोल के सामने ना दे तो वो दूध और खाना नहीं खाता। अगर उसको खाना खिलाना है तो वीडियो कोई ना कोई चला के उसके हाथ में मोबाइल देगी, और उसकी मम्मी तब उसको दूध पिलाएगी। वो मोबाइल देखता रहेगा और वो दूध पिलाती रहेगी। अगर बड़े स्कूलों की बात की जा तो वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आय के साधन हैं। उनके यहाँ अमीर गरीब की कोई बात नहीं है, उनको पैसे चाहिए। कारण ये भी हो सकता है कि उनको अच्छा बनाने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए। हम लोग सर से ये जानने की कोशिश करेंगे। सर आज के समय में जिस तरीके से आप बात कर रहे थे हम लोग स्कूलों की, कि स्कूलों में कई बार बहुत सारे स्कूल, सर सारे ना कह करके बहुत सारे ही कहूँगा मैं, एक बड़ी संख्या सर ऐसी हो गई है जिन्होंने शिक्षा को और शिक्षा प्रणालियों को आय के संसाधन बना लिया है। सर जिसमें अभिभावकों का ये सवाल है, अभिभावकों का ये कहना है कि जब स्कूल्स एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब जो स्कूल की फीस होती है उससे अलग हमारे से हटके चार्ज लगाते हैं, वो चाहे बॉडी चेकअप का हो या लैब का हो, या इस तरीके के जो अलग से चार्ज होते हैं, कि हमें विश्वास में नहीं लेते, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। ये सवाल है सर अभिभावकों का। सबसे पहले मैं बात करूँगा जिसको वो एडमिशन फीस के नाम से विद्यालय लेते हैं। अगर बच्चा किसी स्कूल में फर्स्ट बार एडमिशन कराने के लिए जा रहा है तो एडमिशन फीस तो बिल्कुल बंद है। व्यवस्था शुल्क के नाम पर जनरेटर है, जनरेटर में डीजल लगा, पंखा है, पानी है, कुछ है, फर्नीचर है, तो उसके नाम पर आप बहुत थोड़ा शुल्क उससे इसलिए ले सकते हैं कि वो पहली बार आपके विद्यालय में एंट्री कर रहा है। लेकिन जब वो 6ठी क्लास में प्रवेश करने के बाद 7वीं क्लास में प्रमोट होकर या पास होकर जाता है, तब आप उससे, सरकार की तरफ से भी सख्त निर्देश है कि आपसे कोई शुल्क बार बार नहीं लेंगे, लेकिन सिर्फ एक बार लेंगे। लेकिन सर ये तो अक्सर चलन में देखा जाता है सर, बच्चा एक बार एडमिशन ले लिया सर, वो कक्षा 1 में आ गया, 2 में आ गया, जिस क्लास में भी बच्चा एडमिशन लेगा आकर के, सर जैसे ही वो उस क्लास को पास करेगा अगली क्लास में जाएगा, फिर नए तरीके से एडमिशन होगा सर, नई तरीके से एडमिशन फीस ली जाएगी। इसको बहुत सारे स्कूल्स में तो ये भी है सर। सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि आप किसी बच्चे से बार बार प्रवेश शुल्क नहीं ले सकते। प्रवेश शुल्क के मायने, जब आपने किसी संस्था में प्रवेश का मतलब एंट्री, जब किसी संस्था में आपने पहली बार एंट्री की तो बिल्कुल साफ बात है प्रवेश शुल्क तो पहली बार ही ले सकते हैं। अगर वो बार बार लेने का कोई प्रयास करता है वो बहुत गलत है, वो ठीक नहीं है, सरकार के द्वारा नियमों का उल्लंघन है। अगर एक बार किसी बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया तो उसकी एडमिशन फीस जमा हो गई है, लेकिन अगर बार एक क्लास पास हुई, अगली क्लास में फिर एडमिशन फीस, फिर वो पास हुआ, फिर अगली क्लास में एडमिशन फीस, तो सर के अनुसार कि वो सरकार के जो नियम हैं, कायदे कानून के, उसका उल्लंघन है। सर मुझे एक चीज़ और ये बताइएगा, ये भी अभिभावकों की तरफ से जो सर सवाल है, वो ये कहते हैं कि अब सर उसको आप भी अच्छे से समझते हैं, जब हम किसी स्कूल की मान्यता लेंगे सर, क्योंकि आप मान्यता प्राप्त विद्यालय महासंघ के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सर, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं और मान्यता प्राप्त हैं उनसे वो सर आपसे जुड़े हुए हैं। ये सर सवाल ये है, अभिभावकों का कहना ये है कि जब सरकार से स्कूल की मान्यता लेंगे सर, हम कोई सपोज करो सर 11वीं या 12वीं की हमें मान्यता लेनी है, 12वीं की हमें मान्यता लेनी है और 10वीं की सर हमें मान्यता लेनी है, तो उसमें सर सरकार की कुछ शर्तें होती है कि अगर आप 10वीं या 12वीं की मान्यताएं लें तो आपके स्कूल में लैब होना चाहिए,
ताकि आप बच्चों को थ्योरिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल बताएंगे। लेकिन सर मोस्टली क्या होता है, जब स्कूल की मान्यता हो जाती है सर, वो प्रैक्टिकल लैब दिखाए जाते हैं कि हमारे पास प्रैक्टिकल लैब है। लेकिन सर जब वो प्रैक्टिकल बन गए, मान्यता दे दी गई उनके बिहाफ पे, वो प्रैक्टिकल बन गए, तो सर जब क्लास चालू हो गई, वो प्रैक्टिकल तो एजुकेशन के ही हिस्सा होगा ना सर, या उसका फिर अलग से चार्ज क्यों वसूलते हैं स्कूल? जब विद्यालय की मान्यता के लिए फाइल डाली गई और सरकार के जितने भी नॉर्म्स हैं, चाहे वो लैब है, चाहे वो स्पोर्ट फील्ड है, चाहे वो मेडिकल है, जितने भी नॉर्म्स सरकार के द्वारा हमारी मान्यता में लगाए गए, उनके नाम पर कुछ भी शुल्क लेना अनलीगल है। सर क्योंकि लैब जो है, वो प्रैक्टिकल जो लैब होते हैं, वो तो शिक्षा का एक भाग है ना, और लोग इंस्टीट्यूशन फीस दे रहे हैं, तो फिर शिक्षा का अलग से चार्ज कैसे आ गया? नहीं, वो जब आप बच्चे से ट्यूशन फीस ले रहे हैं, तो अगर आप उसको थ्योरी पढ़ाओगे तो प्रैक्टिकल कराना भी आपको पड़ेगा। सर स्कूलों में तो प्रैक्टिकल जो लैब होते हैं उनका अलग से चार्ज होता है, लैब चार्ज के नाम से जो फीस में जुड़ के आता है सर। वो लैब चार्ज कोई चार्ज ही नहीं है, ना लैब चार्ज का कोई नियम है, ना लैब चार्ज कोई चार्ज है। वो ट्यूशन फीस में इंक्लूड है, जो अभिभावक पहले से दे चुका होता है। अगर कोई इस प्रकार का करता है तो वो विद्यालय मान्यता की शर्तों का उल्लंघन है। अगर कोई विद्यालय सर लैब के नाम पे फीस लेता है तो वो उल्लंघन होगा, लेकिन लैब चार्ज के नाम पे फीस वसूलना, जैसा सर ने बताया है कि वो उल्लंघन है। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अभी से अगला मेरा सवाल सर ये है, आज की जो एक सेमेस्टर वाइज जो परीक्षाएं आने लगी हैं सर, सेमेस्टर वाइज जो आजकल एजुकेशन प्रणाली हो गई है सर, कि महीने के बाद एक परीक्षा, फिर 3 महीने के बाद एक परीक्षा, फिर 6 महीने पूरे हुए सर, फिर अगले 6 महीने में 3 महीने के बाद एक सर, 3 महीने के बाद एक, तो इस तरीके से सेमेस्टर वाइज जो है परीक्षा हो गई है। इसको सर आप कितना प्रभावशाली मानते हैं? अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो वहाँ पे तो अगर सत्र 1 अप्रैल से शुरू हुआ तो 1 अप्रैल में जो लेसन पढ़ाया जाएगा, और अगर 15 मार्च को एग्ज़ाम हुए तो 15 मार्च के एग्ज़ाम में 1 अप्रैल वाला भी लिखना पड़ेगा। और हमने जो बीच के हिस्से में पढ़ा, मई में पढ़ा या हमने जनवरी में पढ़ा, हमने जिस भी माह में पढ़ा जो लेसन, हमको पूरे वर्ष एक्चुअल में पढ़ाई, मेरे अपने मकसद से रट्टाफिकेशन पढ़ाई का मकसद नहीं है। मैं अगर अपना विचार से आपको बताऊं तो पढ़ाई के मायने यह है कि कितना पढ़ाया, कितने दिन बाद कितना बचा, ये पढ़ाई है। अगर अप्रैल में पढ़ा और मार्च तक बचाया तो वो पढ़ाई है। मैं तो उस पढ़ाई का ही समर्थक हूँ जो 1 अप्रैल को जो लेसन पढ़ाया जा और 15 मार्च को एग्ज़ाम में उससे सवाल पूछे जा, और बीच का पूरे कोई भी लेसन ऐसा ना छूटे। अगर किसी बुक्स में 30 लेसन हैं तो पहले से भी पूछा जा, 5वें से भी पूछा जा, 9वें से भी पूछा जा, 13वें से भी पूछा जा, 29वें से भी पूछा जा। मैं तो इस पढ़ाई का समर्थक जी सर बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, और उनके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है नीचे कमेंट आनी शुरू हो जाएगी। उनका सर ये सवाल होगा कि सेमेस्टर वाइज जो परीक्षाएं चलती है, आखिर उसमें जो सिलेबस होता है उसको स्कूल कैसे लेके चलते हैं? सेमेस्टर वाइज जो सिस्टम है वो, जहाँ तक मेरे शायद सीबीएसई बोर्ड का मुझे ज़्यादा पता ना हो, लेकिन फिर भी कुछ % सच है कि अगर एक किसी बुक्स में 30 लेसन्स हैं तो उनको 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग 10 लेसन, 10 लेसन पढ़ाए, त्रैमासिक एग्जाम लिया, उनसे कनेक्शन खत्म। फिर 10 गए सर, गए, मतलब वो 10 गए, अब उनसे कोई 11वां लेसन शुरू होगा। 11 से 20 पढ़ो, अर्धवार्षिक परीक्षा दो, मतलब खत्म। मतलब सर त्रैमासिक जो परीक्षा होगी उसमें 1 से 10 होगा। हाँ, तो वो गए खत्म वहां पे। गए। अब छिमाही की जो परीक्षा होगी वो 11 से 20 तक होगी, ना से 1 से 10, वो 10 खत्म पिछली परीक्षा में। वार्षिक परीक्षा होगी, 20 से 30 पढ़ाए जाएंगे और 20 से 30 से ही एग्जाम होगा, और पिछले से कोई लेना देना नहीं। और रट्टाफिकेशन नॉलेज, रटो, लिखो और ज्यादा से ज्यादा नंबर ले जाओ। सर यहाँ पे एक सवाल मेरे माइंड में आया है सर, क्योंकि आजकल सर कंपटीशन का दौर है, चाहे वो बच्चों की तरफ से हो और चाहे स्कूल्स की तरफ से हो। हर कोई सर टॉप पे आकर के खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, हर एक नंबर पे आने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे सर स्कूल्स भी ऐसे हैं जो अपने स्कूल को नंबर 1 पे लाने के लिए बच्चों में जो चीज़ें हैं, एक तो रट्टाफिकेशन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी चीज़ सर ये है
कि मैंने जब देखा है सर, मैंने बच्चों के बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे बच्चों से हमारी टीम ने बात की है। उनका कहना यह है कि जब सर हमारे जो टीचर हैं, जब वो तैयारी कराते हैं, तो बोर्ड में जो पिछले 5 या 10 साल से जो मॉडल पेपर आ रहे हैं, सर उनको निकालते हैं, और उनको निकालने के बाद जो है उनको रख करके, क्योंकि वो कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हमें उनकी जो स्टडी है वो पहले ही करा देते हैं और उनमें से परीक्षा में आ जाते हैं। सर क्या आपको नहीं लगता कि लर्निंग पे बच्चे की इससे असर पड़ रहा होगा? ये रेक्टिफिकेशन नॉलेज से भी खतरनाक आइटम है। जो अभी आपने मुझे बताया कि पिछले 5 साल के निकाल लो और पिछले 5 साल के क्वेश्चन खास याद कराओ। रेक्टिफिकेशन नॉलेज में कम से कम 1 से 10 तक को पढ़ा, उसका एग्जाम दिया। लेकिन जो अध्यापक पिछले 5 साल के निकाल कर उनको रटवा के बच्चे को ज़्यादा नंबर दिलाने का प्रयास करते हैं, वो इससे भी खतरनाक आइटम है। उसमें बच्चे का भविष्य अंधकार में है। सर इस तरीके से तो बच्चों की लर्निंग रुक जाएगी। अगर 5 साल के पेपर निकालो सर, और जो उसमें सवाल आए हुए हैं तो वही है। तो सर मैं मतलब आपसे ये जानना चाह, सेमेस्टर चालू हुआ सर, कोई भी वर्ष है चालू हुआ सर किसी भी स्कूल में या किसी भी संस्थान में, सर सत्र चालू हो गया। सत्र चालू होने के बाद सर पूरे साल बच्चों को जो है किताबें पढ़ाई, लेसन रटवाए, क्वेश्चन रटवाए और परीक्षा दे दी इस बच्चे ने। परीक्षा के बाद सर वो अगली क्लास में चला गया, सेम प्रोसीजर अगली क्लास में, फिर वो अगली क्लास में चला गया, सेम प्रोसीजर अगली क्लास में। तो सर आपको क्या लगता है ये जो दिशा और दशा में जिस दिशा में बच्चे जा रहे हैं या हम लेके जा रहे हैं, सर आने वाले दौर में बच्चों के भविष्य पे क्या फर्क पड़ेगा इससे? जब सरकार इनको नौकरी देगी ना, तो इनसे एक अलग तरह का एग्जाम कराएगी। जब ये उस अलग तरह के एग्जाम को पास करेंगे तब ये नौकरी की लाइन में खड़े होंगे। इसलिए ये जो रेक्टिफिकेशन नॉलेज है, ये बच्चे के भविष्य को अंधकारमय की तरफ ले जा रही है। और इसकी मेरे बहुत अच्छी तरह याद है, जब मैंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया तो 9th और 10th की किताबें एक होती। अब तो 1 साल का पढ़ने में भी दिक्कत और लिखने में दिक्कत है। तब 9th में जो पढ़ाया जाता, फिर 10th में पढ़ाया जाता, फिर हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम होता। तो जो 9th में पहला अध्याय होता, तो हाई स्कूल में उसमें से भी क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे ही फर्स्ट ईयर और इंटर का होता। फर्स्ट ईयर और इंटर की किताबें पढ़ने के बाद जब इंटर का एग्ज़ाम होता, तो फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों का इंटर में लिखना होता। इसीलिए आपने लोगों को कहते सुना होगा कि ये पुराने टाइम का 8वीं पास है, मास्टर था। और अगर हम उनसे पढ़ाई की और चर्चा की बात करें, तो आधार नॉलेज में आज भी वो लोग नई पीढ़ी से बहुत कुछ आगे की बात जानते हैं। कारण सिर्फ यही है कि वो आधार नॉलेज, ये रेक्टिफिकेशन। सर मैं वही सर कारण पूछना चाह रहा था। उस समय इतने संसाधन भी नहीं थे सर, लर्निंग के इतने संसाधन नहीं थे सर। आज तो बहुत सारे संसाधन है, फिर इतना अंतर क्यों है सर? ये क्यों कहा जाता है कि ये पुराने जमाने का पढ़ा हुआ है, अरे इसको बहुत नॉलेज है, ये आज के जमाने के बच्चे हैं देखो इनको नहीं है? तो कारण क्या है सर? ये जो बदलाव आया है सर, इसके क्या कारण मानते हैं? नई जनरेशन का बहुत जल्दी उड़ने का शौक, और माँ बाप बहुत जल्दी उड़ता देख के माँ बाप नीचे से ताली बजाते हैं कि ये मेरा बेटा 12 की उम्र में बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाना सीख गया। उसको ये नहीं पता है कि इसके पास लाइसेंस नहीं है, मैं इसको बाइक दे रहा हूँ। बहुत कम उम्र में अपने बच्चों को गलत नीतियों पे चलने से ना रोकने का कारण। और आप देखते होंगे कि किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट आने में समय लगता है। अभी नई नीति, नई जनरेशन की शिक्षा है, लोगों को चाव है ज़्यादा नंबर लेने का और आधार नॉलेज छोड़ने का, और बहुत जल्दी इसके साइड इफ़ेक्ट जब आने शुरू होंगे, आप देखते भी होंगे कि अगर कहीं 1 लाख लोग बैठते होंगे तो वैकेंसी 1000 होंगी। यही इसका ही साइड इफ़ेक्ट है। और मेरिट जो उठती होगी उस एग्ज़ाम में, जो 1 लाख में से ऊपर 1000 के हैं उनकी उठती होगी। जो एक